तो चलिए आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जिन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सिर्फ सामना ही नहीं किया बल्कि उन मुश्किलों को पार करके न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में पैदा होना जहां सिर्फ आपका छुआ हुआ ही नहीं बल्कि आपकी परछाई तक को अपवित्र माना जाए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया था। डॉक्टर अंबेडकर के उस असाधारण सफर को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा, उस समाज को देखना होगा जिसने हर मोड़ पर उन्हें रोकने की, उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। और ये कोई मजाक नहीं है, ये उस दौर की हकीकत थी। उस समय जिन्हें नीची जाति का कहा जाता था, उनके साथ इतना अमानवीय सुलूक होता था कि उन्हें अपनी पीठ पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। क्यों? ताकि उनके पैरों के निशान भी जमीन को गंदा ना कर दें। ये तुलना देखिए कितनी चौंकाने वाली है। पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस समय दलितों की जिंदगी रोमन साम्राज्य के गुलामों से भी और यहाँ तक कि जर्मनी में यहूदियों पर हुए अत्याचारों से भी बदतर थी। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये इंसानियत को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने की कोशिश थी। 14 अप्रैल 1891 भीमराव अपने घर में 14वीं संतान के रूप में पैदा हुए। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, जो उस समय एक अच्छी पोस्ट मानी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद उनका परिवार महार जाति से था और इसलिए उन्हें समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता था। और इस क्रूरता का सबसे दर्दनाक असर उनके परिवार पर पड़ा। सोचिए, उनके 13 भाई बहनों में से 8 की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि डॉक्टर उन्हें हाथ लगाकर इलाज करने को तैयार नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने दमनकारी सिस्टम के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने अपना हथियार चुना, ज्ञान। उन्होंने तय किया कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो उनकी और उनके समाज की मुक्ति का दरवाजा खोलेगा। स्कूल में एडमिशन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते थे, जहाँ टीचर भी उन पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। भेदभाव की गहराई देखिए, वो स्कूल के नल को छू भी नहीं सकते थे। जहाँ बाकी बच्चे जब चाहे नल से पानी पी लेते थे, वहीं भीमराव को प्यासा रहकर इंतजार करना पड़ता था कि स्कूल का चपरासी आएगा और ऊपर से दूर से उनके हाथों में पानी डालेगा। और अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। लेकिन इतने अपमान के बाद भी ज्ञान के लिए उनकी जो प्यास थी वो कभी कम नहीं हुई। सतारा के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक ले गया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से वो इकोनॉमिक्स और लॉ में डिग्रियां लेकर एक बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। एक किस्सा है कि क्लास में मैथ्स का एक ऐसा सवाल था जो कोई हल नहीं कर पा रहा था। टीचर ने भीमराव को बुलाया और जैसे ही वो अपनी जगह से उठकर ब्लैकबोर्ड की तरफ बढ़े, क्लास के बाकी बच्चों ने अपने अपने टिफिन बॉक्स उठाकर छिपाने शुरू कर दिए। क्यों? उन्हें डर था कि कहीं भीमराव की परछाई उनके खाने पर न पड़ जाए। एक तरफ उनकी इतनी बड़ी काबिलियत थी और दूसरी तरफ इतनी छोटी सोच। इसीलिए अंबेडकर के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ एक डिग्री या एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था। नहीं, उनके लिए शिक्षा वो सबसे ताकतवर औजार थी जिससे जाति की सदियों पुरानी दीवारों को तोड़ा जा सकता था और एक नए बराबर हक वाले भारत की नींव रखी जा सकती थी। और इसी ज्ञान की ताकत से वो सिर्फ एक विद्वान या समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बने। पता है, हम सब उन्हें एक समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों पर ही रखी गई थी। उनकी लिखी किताबें सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि देश की इकोनॉमी को स्थिर करने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था, और उसी के आधार पर आरबीआई बना। जब भारत आज़ाद हुआ तो विंस्टन चर्चिल जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये देश तो बंटवारे और झगड़ों में ही खत्म हो जाएगा, ये कभी एक नहीं रह पाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस चुनौती को कबूल किया।
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड संविधान तैयार किया, एक ऐसा दस्तावेज जिसने सैकड़ों भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले इस विशाल देश को एक मजबूत धागे में पिरो दिया। लेकिन अंबेडकर ये भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार लिख देना काफी नहीं होता। असली लड़ाई तो उन अधिकारों को जमीन पर उतारने की थी। इसलिए उन्होंने आंदोलन किए ताकि हर किसी को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने का हक मिले, मंदिरों में एंट्री का अधिकार मिले और राजनीति में दलितों की भी अपनी आवाज हो। मतलब उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष किया। पूरी जिंदगी लड़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुके। क्या सिर्फ कानून और सामाजिक सुधार किसी इंसान को वो सम्मान दिला सकते हैं जिसकी उसे सच में तलाश है? उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की जड़ों में इतनी गहरी है कि इसके अंदर रहते हुए दलितों के लिए बराबरी और सम्मान हासिल करना नामुमकिन है। ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल और दर्द भरा फैसला रहा होगा। तो उन्होंने दूसरे धर्मों का अध्ययन करना शुरू किया। पहले उन्होंने सिख धर्म के बारे में सोचा क्योंकि वो जाति पाति को नहीं मानता, लेकिन कुछ राजनीतिक वजहों से ये हो नहीं सका। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, वो सीधे सीधे उनके आदर्शों से जुड़ती थी। उनका ये आखिरी और सबसे बड़ा कदम सिर्फ उनकी अपनी मुक्ति के लिए नहीं था, ये उन लाखों लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश थी जो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते थे। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उनके नेतृत्व में करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये दुनिया के इतिहास में हुए सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरणों में से एक था और ये जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका सबसे शक्तिशाली जवाब था। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और उनकी अपनी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भयानक से भयानक मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ खुद महान बन सकता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए आज़ादी और सम्मान का रास्ता बना सकता है।